नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से BSSC, BPSC, बिहार SI और जो अन्य बिहार राज्य विशेष की जुड़ी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, जहां पे करंट अफेयर्स एक विषय वस्तु के रूप में, सामान्य अध्ययन एक विषय वस्तु के रूप में, जीके एक विषय वस्तु के रूप में और मैथ एक विषय वस्तु के रूप में पूछा जाता है। इन सभी परीक्षाओं के लिए आप कह सकते हैं एकमात्र सेशन आपके लिए प्रारंभ कर रहा हूं और इसी एकमात्र सेशन के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से आप प्रतिदिन करंट अफेयर्स, प्रतिदिन सामान्य अध्ययन, प्रतिदिन सामान्य ज्ञान और मैथ का अध्ययन कर सकेंगे। विश्वास रखिए, ये कक्षा आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाली है। आप जानते हैं BSSC के अंतर्गत लगभग 11,000 जो वैकेंसी है, जो रिक्तियां हैं वो निकली हैं, जिनमें 10+2 योग्यता मांगी गई है। तो इस परीक्षा के लिए भी यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है। मतलब इस सेशन की जो रूपरेखा बनाई गई है वो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसमें हम प्रारंभिक परीक्षा को समग्रता से कंप्लीट करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा को समग्रता से देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स के सेशन को। किसको देखेंगे हम? सबसे पहले हम करंट अफेयर्स के सेशन को हम देखने वाले हैं। और जब करंट अफेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है मून टू मार्स मिशन। क्या है? मून टू मार्स मिशन। मून टू मार्स मिशन। मून टू मार्स मिशन क्या है, यह आपको समझना है। किस अंतरिक्ष एजेंसी का या किस संस्था का ये मिशन है, ये आपको जानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बता दें, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है और ये जो टेलीग्राम ग्रुप है इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और प्रतिदिन टेलीग्राम ग्रुप पर आपको 10 प्रश्नों की एक प्रश्नोत्तरी भी देखने को मिलती है। तो आइए बात कर लेते हैं मून टू मार्स मिशन की। मून टू मार्स मिशन की जब बात करें तो ये मिशन किसका है? सबसे पहले आप समझिए, मिशन है नासा का। नासा का एक मिशन है जिसको बोलते हैं मून टू मार्स मिशन। क्या है ये, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। अब नासा की बात हो रही है तो नासा का फुल फॉर्म कई बार हमने आपको बताया है। क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और आपको बता दें इसका हेडक्वार्टर USA में देखने को मिलता है। USA की यह एक अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, अब मून टू मार्स मिशन चर्चा में क्यों है? मून टू मार्स मिशन हमारे लिए चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमित क्षत्रिय। क्या नाम है? अमित क्षत्रिय। और ये जो अमित क्षत्रिय हैं ये एक भारतीय हैं और इनको जो है इस मून टू मार्स, चंद्रमा से मंगल तक के जो ये मिशन है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इसके प्रभारी बनाए गए हैं, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। इसलिए आपको अमित क्षत्रिय का भी नाम याद रखने की जरूरत है। आपको बता दें, जब हम बात कर रहे हैं अंतरिक्ष एजेंसी नासा की बात कर रहे हैं, तो नासा और हमारी अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो, ये दोनों मिलकर एक मिशन कर रहे हैं जिसका नाम है निसार। ये भी आपको याद रखने की ज़रूरत है, निसार मिशन। और इन दिनों यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो निसार मिशन है, यदि हम बात करें तो बोला जा रहा है कि 2024 की जो प्रथम तिमाही होगी, क्या 2024 की जो प्रथम तिमाही होगी वहीं पर ये मिशन छोड़ा जाएगा, ये मिशन भेजा जाएगा। और इसमें एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, क्या पृथ्वी अवलोकन आप कह सकते हो उपग्रह भेजा जाएगा। और ये क्या करेगा? ये जाके प्रत्येक 12 दिन में एक बार ये जो पृथ्वी है उसकी तस्वीर भेजेगा, मतलब उसका फोटो भेजेगा। चाहे वो लैंड की बात हो, चाहे वो आइस्ड कवर जो एरिया है, उन सब की फोटो प्रत्येक 12 दिन में ये भेजेगा। ये आपको पता होना चाहिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए किस रॉकेट से ये लॉन्च किया जाएगा तो इसका नाम होगा GSLV Mark 2।
ठीक है, GSLV Mark II रॉकेट की मदद से इसको छोड़ा जाएगा। कहाँ से छोड़ा जाएगा? तो याद रखिएगा सतीश धवन, हमारे पास एक ही है अभी जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। क्या नाम है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर को इसको छोड़ा जाएगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है। कहाँ पे है सतीश धवन स्पेस सेंटर? ये है श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे इसी में आपको बता देता हूं कि भारत अपना दूसरा, याद रखिएगा, भारत अपना जो दूसरा आप कह सकते हो प्रक्षेपण केंद्र आप कह लीजिए, या आप ऐसे कह लीजिए जहां से रॉकेट छोड़े जाते हैं, तो ये जो केंद्र है ये दूसरा भी बना रहा है। कहाँ पे? ये बना रहा है तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तूतीकोरिन आपको देखने को कहाँ मिलता है? तूतीकोरिन आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। तो अगला कहाँ पे है, बन रहा है? तमिलनाडु में बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये किसके लिए बन रहा है? ये बन रहा है SSLV के लिए। SSLV क्या है? SSLV है स्मॉल, एक मिनट, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये SSLV के लिए बन रहा है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होती है, इतनी जानकारी आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगली जानकारी। अगली जो जानकारी आपको यहाँ पे समझना है, जैसे हम बात क्या कर रहे थे? हम नासा की बात कर रहे थे। हम नासा की बात कर रहे थे, तो जो अगली जानकारी आपको जाननी है वो नासा के बारे में तो नहीं है, लेकिन हाँ, नासा जिस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है उसके बारे में है। क्या जानकारी है? आप जानते हैं नासा USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, और भारत अभी हाल ही में एक भारत ने वार्ता किया जिसका नाम है 2+2 वार्ता। और 2+2 वार्ता जो हाल ही में संपन्न हुई, ये भारत ने किसके साथ किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ किया। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये दूसरी बार किया है। प्रथम बार जो ये 2+2 वार्ता हुई थी, ये कब संपन्न हुई थी? याद रखिएगा, प्रथम बार जो 2+2 वार्ता हुई थी ये संपन्न हुई थी 2001 में। तो याद रखने की जरूरत है कि 2001 में संपन्न हुई थी। अब दूसरी ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता दिल्ली में संपन्न हुई। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पे संपन्न हुई? तो आपको बताना है नई दिल्ली। एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखने की जरूरत है, जब हम 2+2 की बात करते हैं तो इसमें दो मंत्री कौन होते हैं? ये दो मंत्री होते हैं, एक तो होते हैं रक्षा मंत्री और एक होते हैं विदेश मंत्री। तो 2+2 वार्ता में भाग कौन लेता है? दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भाग लेते हैं, इसीलिए इसको 2+2 वार्ता कही जाती है। अब इसका संबंध अमेरिका से कैसे है? क्योंकि भारत जो है वो यूके के साथ 2+2 वार्ता करता है, USA के साथ करता है और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये दूसरी बार है, USA के साथ हम 5 बार ये वार्ता कर चुके हैं और यूनाइटेड किंगडम के साथ अभी तक एक बार ये वार्ता हुई है, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत है। हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है जिसको बोलते हैं क्वींसलैंड प्रांत। क्या बोलते हैं? क्वींसलैंड प्रांत। और ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्वींसलैंड प्रांत है ये प्रसिद्ध क्यों है? ये प्रसिद्ध है, ये चर्चा में क्यों रहता है? ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ये चर्चा में रहता है। किसके कारण? ग्रेट बैरियर रीफ के कारण ये चर्चा में रहता है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? यदि आप रफली या ऑस्ट्रेलिया का यदि आप एक मैप देखते हैं, मान लो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में जब आप देखते हैं तो ये जो इनका पूर्वी तट है, यहाँ पे क्वींसलैंड प्रांत आपको देखने को मिलता है और इसी क्वींसलैंड प्रांत के किनारे किनारे ग्रेट बैरियर रीफ आपको देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में एक झील भी अक्सर पूछी जाती है और इस झील का नाम है आयर झील, ये भी याद रखने की जरूरत है। आयर झील कहाँ पे है? आयर झील का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं झीलों की, हम बात कर रहे हैं समुद्र की, तो आइए एक चीज और देख लेते हैं यहीं पे। अभी हाल ही में एक नौकायन प्रतियोगिता हुई जिसका नाम है भारतीय, नाम इसका याद रखिएगा, क्या नाम है? इसका नाम याद रखिएगा, भारतीय नौसेना महासागर नौकायन। क्या है? भारतीय नौसेना महासागर
भारतीय नौसेना महासागर नौकायन और भारतीय नौसेना महासागर नौकायन 2023 की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ जरूर याद रखिएगा कि ये संपन्न कहाँ पे हुई, ये संपन्न प्रारंभ तो कोच्चि में हुई, याद रखिएगा, और संपन्न कहाँ पे हुई, गोवा में हुई। मतलब ये जो नौकायन प्रतियोगिता थी ये कोच्चि से प्रारंभ हुई और गोवा तक ये प्रतियोगिता हुई। और इसका आयोजन किसने किया, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका आयोजन किसने किया तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे दक्षिणी नौसेना द्वारा। किसके द्वारा, दक्षिणी नौसेना द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दक्षिणी नौसेना का, दक्षिणी नौसेना का हेडक्वार्टर कोच्चि में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हमारे एक नेवल चीफ थे जिनका नाम था आर हरि कुमार। ठीक है, ये आपको याद रखने की जरूरत। हमारे नेवी चीफ कौन है, हमारे नेवी चीफ है आर हरि कुमार। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। थोड़ी सी जानकारी और कर लेते हैं। चलिए, जैसे हमने अभी देखा 2+2 वार्ता के बारे में, हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखा, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा। क्या, ऑस्ट्रेलिया एक और सैन्य अभ्यास करता है जिसमें भारत शामिल होता है, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज, जो कि सिडनी में हुई थी। एक और एक्सरसाइज करता है ऑस्ट्रेलिया जिसको बोलते हैं क्वाड एक्सरसाइज, जिसमें भी भारत शामिल है। ठीक है, कौन कौन से ऐसी एक्सरसाइज हैं, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हैं जहाँ पे कई सारे देश शामिल होते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखिएगा, पहला तो है काकाडू। काकाडू नामक जो सैन्य अभ्यास होता है इसमें विश्व के कई देश भाग लेते हैं। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं पिच ब्लैक। क्या बोलते हैं, पिच ब्लैक एक्सरसाइज, इसमें भी कई सारे देश भाग लेते हैं। इसके साथ साथ एक सैन्य अभ्यास और याद रखिएगा काकाडू और पिच ब्लैक के साथ साथ, जिसका नाम है तालिस्मान साबरे। और तालिस्मान साबरे नामक सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेलिया सिर्फ यूएसए के साथ करता है। तो आपने देखा कई सारे सैन्य अभ्यासों के बारे में। अब यहीं पे आपका पहला होमवर्क, ठीक है, पहला होमवर्क क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, 2 सैन्य अभ्यास आपको अनिवार्य रूप से बताने हैं, तब जाके ये चर्चा समाप्त होगी। ठीक है, तब जाके आप मान के चलिए कि आपने करंट अफेयर्स कुछ पढ़ा है। यदि आप इसको शेयर नहीं करते हैं इसका मतलब करंट अफेयर्स आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, हम सैन्य अभ्यास की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे भारतीय नौसेना की, तो कुछ जानकारी और देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं। भैया, आप ज़्यादातर जगहों पर देखते होंगे कि जब करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है तो वो प्रश्नों के फॉर्मेट में होता है, क्वेश्चन फॉर्मेट में होता है। लेकिन मेरा थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो लिंकिंग का है कि किस प्रकार से एक घटनाक्रम से दूसरे घटनाक्रम को लिंक करके आपको अच्छे से पढ़ाया जा सकता है और इससे मदद भी मिलती है हमें जीएस के खंड में विभिन्न संदर्भों में। तो ये जो लिंकिंग का प्रोसेस है इसको लेकर के मैं चल रहा हूँ। यदि पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाएं, क्वेश्चन हल करने लगे, तो उस संदर्भ में भी आप हमें बताइएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आईएनएस सुमेधा। किसकी बात करेंगे, आईएनएस सुमेधा, आईएनएस सुमेधा की। आईएनएस सुमेधा की बात करें तो ये हमारा एक जहाज है जो कि गल्फ ऑफ गुनिया में गया था। ठीक है, गुयाना की खाड़ी सुना होगा आपने, गल्फ ऑफ, इंग्लिश में बोलते हैं गुनिया या गुयाना की खाड़ी, यहाँ पे गया था। और आईएनएस सुमेधा जो कि हमारे गल्फ ऑफ गुनिया में गया था या गिनी की खाड़ी में गया था। ठीक है, गिनी की खाड़ी में गया था जो हमारा जहाज, ये क्यों गया था, पहला तो ये एंटी पायरेसी के लिए गया था। ठीक, किसके लिए गया था, एंटी पायरेसी। आप जानते हैं समुद्री डकैती, तो समुद्री डकैतों से कैसे निपटा जाए उसको लेकर के एक अभ्यास हुआ था एंटी पायरेसी, उसमें ये सम्मिलित हुआ था। और दूसरा, इंडिया और यूरोपीय यूनियन के बीच पहली एक्सरसाइज हुई है, भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच पहली एक्सरसाइज हुई है, उसमें भी आईएनएस सुमेधा शामिल रहा है। जब हम जहाज़ों की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कोस्ट गार्ड का एक जहाज है आईसीजीएस समर और दूसरा है आईसीजीएस संग्राम। याद रखिएगा आईसीजीएस समर और आईसीजीएस संग्राम, ये 2 जहाज हैं हमारे जो सेवा मुक्त हो गए हैं। क्या हो गए हैं, सेवा मुक्त हो गए हैं। और किसके द्वारा निर्मित थे, तो ये गोवा शिपयार्ड द्वारा निर्मित थे, आपको याद रखने की जरूरत है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये निर्मित थे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगले में जब हम बात करते हैं, हमारा नया टॉपिक है, थोड़ा सा जुकाम हुआ है तो चीज़ों को मैनेज करिएगा भैया। अगला जो है, क्योंकि हम यूएसए की बार बार बात कर रहे हैं, तो एक महत्वपूर्ण अपडेट यूएसए के संदर्भ में मैं आपको बता देता हूं। क्या है महत्वपूर्ण अपडेट? आपको बता दें कि यूएसए ने एक देश के साथ अभी हाल ही में 123 समझौता किया है। कितना किया है? 123 समझौता किया है, और इसमें कई सारे परमाणु समझौते शामिल हैं। कई सारे परमाणु समझौते शामिल हैं, इसलिए ये देश चर्चा में है। और ये देश कौन सा है? ये देश है फिलीपींस, जिसकी राजधानी है मनीला। तो अमेरिका परमाणु समझौता क्यों किया है फिलीपींस के लिए? तो याद रखिएगा, सिविल उद्देश्य के लिए, ठीक है, नागरिक सेवा के लिए, नागरिकों को आप कह सकते हैं कि बेनिफिट इससे हो, जैसे बिजली बने, न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली बने, ठीक है, और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जो लक्ष्य है उसको ये पूरा कर सके, उसको लेकर नागरिक उद्देश्यों के लिए अमेरिका ने फिलीपींस को परमाणु संबंधी, परमाणु हथियारों संबंधित, हथियार तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ न्यूक्लियर हेल्प प्रदान की है, नाभिकीय मदद प्रदान की है, ये आपको पता होना चाहिए। एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको न्यूक्लियर तकनीक जो देगा अमेरिका फिलीपींस को, उसका सिर्फ उद्देश्य नागरिक उद्देश्यों के लिए होगा, ना कि परमाणु बम बनाने के लिए, ठीक है, हथियार बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ये कहाँ पे घोषणा हुई? ये घोषणा हुई एपेक समिट में, ठीक, कहाँ पे हुई? एपेक समिट में इसकी घोषणा हुई। और एपेक समिट कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में एपेक समिट हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को में जो एपेक समिट हुई थी वहीं पर ये घोषणा हुई है। एपेक की जब हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। जहां सैन फ्रांसिस्को में जब ये सम्मेलन हुआ वहां पे इसकी घोषणा अमेरिका ने की। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब हम फिलीपींस की बात करते हैं तो कुछ फैक्ट याद रखिएगा जो पिछले दिनों चर्चा में थे। क्या? सबसे पहले यहाँ पे है एक पर्वत जिसका नाम है माउंट मायोन, ठीक है, ज्वाला, ये क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, माउंट मायोन ये ज्वालामुखी पर्वत है। दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है? फीबा का जो बास्केटबॉल, फीबा क्योंकि बास्केटबॉल की बॉडी है, तो जो बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था फिलीपींस में, ठीक है, कहाँ कहाँ हुआ था? 3 देशों में हुआ था। पहला था जापान, दूसरा इंडोनेशिया और तीसरा फिलीपींस। मतलब ये जो बास्केटबॉल विश्व कप था ये 3 देशों में संपन्न हुआ। इसका विनर कौन रहा? तो इसका विनर रहा जर्मनी। मैंने आपको बताया था जर्मनी विनर था। और जर्मनी ने हराया किसको? तो जर्मनी ने सर्बिया को हराया, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया, ये भी आपने याद कर लिया, इसके बारे में पिछले दिनों आपने पढ़ा था तो याद करना जरूरी था। तो इतनी जानकारी हो गई, बढ़ते हैं आगे। और अगला फैक्ट जो है वो है सी बकथॉर्न से संबंधित। किससे है? सी बकथॉर्न से संबंधित है। ये है क्या? सी बकथॉर्न है क्या? सी बकथॉर्न की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें ये एक फल है। क्या है? एक फल है। इसको क्या मिला है? इसको मिला है जीआई टैग। एक फल है जिसको मिला है जीआई टैग। और आपको बता दें ये लद्दाख से संबंधित एक फल है और लद्दाख का ये चौथा आप कह सकते हैं उत्पाद है, चौथा उत्पाद है लद्दाख का जिसको जीआई टैग मिला है। तो सी बकथॉर्न याद रखिएगा, सी बकथॉर्न का संबंध कहाँ से है? सी बकथॉर्न का संबंध लद्दाख से है। लद्दाख का ये चौथा उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक। इससे पहले जैसे खुबानी को मिल चुका है, खुबानी के साथ साथ पश्मीना साल ये भी लद्दाख की है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। तीसरा जो मिला है वो लद्दाखी लकड़ी की जो नक्काशी होती है, लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी, इसको भी जीआई टैग मिला है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपको बता दें सी बकथॉर्न की
लगभग 90% जो खेती होती है ये लद्दाख में आपको देखने को मिलती है। ठीक, लगभग 90% जो खेती है इसकी वो लद्दाख में आपको देखने को मिलती है। तो आज का जो करंट अफेयर्स का सेशन था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब करंट अफेयर्स के सेशन के बाद, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस सेशन में सबसे पहले आप करंट अफेयर्स देखोगे। ठीक है, करंट अफेयर्स देखोगे। करंट अफेयर्स के बाद दूसरा जो टॉपिक है वो जीएस का टॉपिक होगा और तीसरा टॉपिक जो होगा वो जीके का टॉपिक होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम देखने जा रहे हैं। पहले कंप्लीट हो चुका है, बाकी 2 बचे हैं, उन पर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें भैया, यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। हो सकता है कुछ लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ने का यह तरीका पसंद ना आए, तो कुछ दिन तक प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा। निश्चित रूप से 2 से 3 दिनों में आप हमारी चीज़ों को भी समझने लगेंगे। पिछली कक्षा में जो हमने देखा था जीएस खंड के अंतर्गत, पिछली कक्षा में जीएस खंड के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हमने कवर किए थे और उन महत्वपूर्ण टॉपिक में यदि हम बात करें तो हमने भूमि बंदोबस्त के बारे में कवर किया था। पिछले दिनों हमने भूमि बंदोबस्त के बारे में कवर किया था। क्या कवर किया था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पिछला रिकैप क्या कवर किया था हमने? पिछले दिनों हमने कवर किया था भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था के बारे, जिनका छूटा है उनका यहीं से कवर हो जाए। भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कवर किया था। हमने देखा था ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है उसकी जब हम बात करते हैं तो एक व्यवस्था देखने को मिलती है अस्थाई बंदोबस्त की। ठीक है, एक व्यवस्था देखने को मिलती है अस्थाई बंदोबस्त की, और अस्थाई बंदोबस्त इसी को जमींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जिसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। और आपको यह भी बता दें कि ये कब हुआ था? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कहाँ कहाँ यह लागू थी? तो याद रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, इसके साथ साथ प्रमुख क्षेत्र तो यही थे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, और आपको याद रखना है संपूर्ण अंग्रेजी भारत के, ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दिया गया था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? इसमें जमींदार जो है वो राजस्व देने के लिए जिम्मेदार होता था। दूसरी जो भूमि व्यवस्था आपको देखने को मिलती है इस समय वो है रैयतवाड़ी। ठीक है, क्या है? रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जब बात करते हैं तो टॉमस मुनरो, ठीक है, टॉमस मुनरो, और आपको बता दें ये व्यवस्था 1820 में शुरू की गई थी। अब कहाँ कहाँ ये लागू थी? तो बम्बई, मद्रास, असम। कहाँ कहाँ? बम्बई, मद्रास, असम। बम्बई, मद्रास और असम में ये व्यवस्था लागू थी। समस्त अंग्रेजी भारत के 51% क्षेत्र पर यह व्यवस्था लागू थी। यहाँ पे भूमि का जो मालिक होता था वो किसान होता था। किसानों को रैयत का दर्जा दिया गया था और लगान देने की जिम्मेदारी भी या राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो किसान की थी। ठीक है, तीसरी जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो है महालवाड़ी। क्या व्यवस्था है? महालवाड़ी व्यवस्था। और महालवाड़ी व्यवस्था की जब बात करते हैं तो इसको लागू किया था विलियम बेंटिक ने। किसके द्वारा लागू किया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1833 में लागू किया गया था। कहाँ कहाँ? यूपी में लागू थी ये व्यवस्था। ठीक है, एमपी में लागू थी ये व्यवस्था और पंजाब में ये व्यवस्था लागू थी। आगे देखें तो संपूर्ण जो ब्रिटिश भारत था उसके 30% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। और भूमि पर किसका अधिकार था? पहले में आपने देखा जमींदार का अधिकार, दूसरे में आपने देखा किसान का अधिकार। अब यहाँ पे भूमि पर जो अधिकार था वो गांव का अधिकार हो गया था और लगान, या आप लगान नहीं कह सकते इसको, राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो इन्हीं गांव के जो मुखिया थे उनकी जिम्मेदारी होती थी लगान चुकाने की। तो ये 3 भूमि बंदोबस्त के बारे में, 3 व्यवस्थाओं के बारे में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे बढ़ रहे हैं और अन्य चीज़ों को देखेंगे। आज हम विशेष रूप से जो देखने वाले हैं वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुए विद्रोहों को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए विद्रोह।
ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हुए विद्रोहों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो आप जानते हैं दो प्रमुख युद्ध हुए थे, उन्हीं के बीच हुए प्रथम जो प्रमुख विद्रोह हैं उन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो दो प्रमुख युद्ध कौन थे? पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध और दूसरा था 1857 का स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध या 1857 की क्रांति। अब इनके बीच जो ये 100 वर्षों का समय था, इस 100 वर्षों में कई सारे युद्ध आपको देखने को मिलते हैं। जैसे 1757 की जब आप बात करते हो तो आप जानते हो अंग्रेज व सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। किसके मध्य? अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस सिराजुद्दौला के बीच ये हुआ था। अगला जब बात करते हो तो अंग्रेज और भारतीय नागरिकों के बीच हुआ था। किसके? अंग्रेज और भारतीय नागरिकों के बीच ये हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें यदि हम बात करें 100 वर्षों के दौरान जो विद्रोह हुए उनके वर्गीकरण की यदि हम बात करें, इन 100 वर्षों के दौरान जो विद्रोह हुए उनकी वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो उनका वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला था नागरिक विद्रोह। क्या था? पहला नागरिक विद्रोह। नागरिक विद्रोह की जब आप बात करते हो, तो जैसे पहला सन्यासी विद्रोह। क्या था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह क्या था? एक नागरिक विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह के बाद दूसरा था अहोम विद्रोह। क्या था? अहोम विद्रोह। ठीक है, अहोम विद्रोह के बाद तीसरा क्या था? तीसरा आपको देखने को मिलता है खासी विद्रोह। खासी विद्रोह। ठीक है, इसके बाद आपको अगला देखने को मिलता है किसान आंदोलन। क्या देखने को मिलता है? किसान आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन देखने को मिलता है। किसान आंदोलन में सबसे पहले देखने को मिलता है रंगपुर विद्रोह। रंगपुर विद्रोह। ठीक है, रंगपुर विद्रोह के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है फरायजी आंदोलन। फरायजी आंदोलन। ठीक है, अगला जो देखने को मिलता है, तीसरा जो देखने को मिलता है वो है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन। ठीक है, किसान आंदोलन हो गया। किसान आंदोलन के बाद अगला है आदिवासी जनजाति आंदोलन। क्या है? आदिवासी जनजाति आंदोलन। ठीक है, आदिवासी जनजाति आंदोलनों में जैसे चुआर विद्रोह, जो आपको पढ़ना है, जो आपको पढ़ना चाहिए। चुआर विद्रोह के बाद कोल विद्रोह। कोल विद्रोह। कोल विद्रोह के बाद अगला जो देखने को मिलता है वो है संथाल विद्रोह। क्या है? संथाल विद्रोह। ठीक है, अगला इसी में आपको देखने को क्या मिलता है? सैनिक विद्रोह। क्या देखने को मिलता है? सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह में जब आप बात करते हो तो सैनिक विद्रोह में आपको देखने को मिलता है क्या? सैनिक विद्रोह। और सैनिक विद्रोह किसके लिए हुआ? अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। तो आपको ये 4 कैटेगरी देखने को मिलती है। पहला है नागरिक विद्रोह, दूसरा है किसान आंदोलन, तीसरा है आदिवासी या जनजातीय आंदोलन और चौथा है सैनिक विद्रोह। इन सभी को आपको पढ़ना है। इतना कंप्लीट जब आप कर लेते हो तो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो विद्रोह हैं वो आपके समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहले आज जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सन्यासी विद्रोह के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं? सन्यासी विद्रोह के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक, सन्यासी विद्रोह के बारे में देखने वाले हैं। और सन्यासी विद्रोह की बात करें तो 1763 से 1800 ईस्वी के बीच ये विद्रोह हुआ था। अब सन्यासी विद्रोह में समझना क्या है? सन्यासी विद्रोह में आपको याद रखना है कि प्लासी में अंग्रेजों की विजय के बाद जो उपनिवेशवादी शोषण नीति थी उससे बंगाल में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हो चुकी थी। 1760 ईस्वी में उनके विरुद्ध सन्यासी विद्रोह आरंभ हो गया था।
अब सन्यासियों के बाद जब हम करते हैं तो याद रखना है, सन्यासियों और फकीरों के नेतृत्व में यह विद्रोह पूर्वी भारत के कई हिस्सों में फैला था। सबसे पहले पूर्वी भारत में फैला था, ठीक है। यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया गया था, जिनको सन्यासी कहा जाता था, ठीक है। एक धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें सन्यासी कहा जाता था। और ये शंकराचार्य के अनुयायी व गिरि संप्रदाय के थे। किस संप्रदाय के थे? गिरि संप्रदाय के थे, ये आपको याद रखना है। गिरि संप्रदाय के ये हुआ करते थे। अब इनके आक्रमण की जो पद्धति थी वो क्या थी? वो थी गुरिल्ला पद्धति। क्या थी? गुरिल्ला पद्धति। तो ये भी याद रखना है, इनके आक्रमण की जो पद्धति थी उसको बोलते थे गुरिल्ला पद्धति। इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स द्वारा रखा गया था। किसने रखा था? बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका नाम जो है वो सन्यासी विद्रोह रखा गया था। जो विद्रोही थे ईस्ट इंडिया कंपनी के माल गोदामों को लूटते थे और इनमें प्रमुख जो थे इनका नाम था द्विज नारायण। तो इस विद्रोह से जुड़े हुए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है जब विद्रोह की बात करते हैं कि विद्रोह हुआ कब, किन क्षेत्रों में ये विद्रोह फैला, किनके द्वारा ये विद्रोह किया गया और नेतृत्व किसने किया। तो प्रमुख कौन थे इसमें? द्विज नारायण प्रमुख थे। आपने बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम सुना होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी की जब मैं बात कर रहा हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है अक्सर पूछे जाते हैं। किस लिए पूछे जाते हैं? क्योंकि आनंद मठ इनकी एक रचना है, आनंद मठ इनकी एक रचना है। और ये अक्सर पूछे जाते हैं कि आनंद मठ में किसका वर्णन है? तो आनंद मठ में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया है, ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से किस रचना में सन्यासी विद्रोह का वर्णन है, तो आप बताओगे आनंद मठ। और आनंद मठ किसकी रचना है? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है, ठीक है। आनंद मठ के बारे में एक चीज यह भी याद रखना है कि इसकी जो रचना है वो 1882 ईस्वी में हुई थी। और आपको यह भी याद रखना है जिसमें हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा वंदे मातरम, उन्हीं की यह भी रचना है। इन्होंने बंग दर्शन नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की। और इनके अन्य जो उपन्यास थे उनमें एक था सीताराम, ये भी बहुत प्रमुख उपन्यास इनका हुआ करता था। और दूसरा जो इनका प्रमुख उपन्यास था उसका नाम था देवी चौधरानी। ये इनके कुछ प्रमुख उपन्यास हुआ करते थे। तो आपने देख लिया सन्यासी विद्रोह के बारे में। सन्यासी विद्रोह के बाद फिर बात आती है फकीर विद्रोह, ठीक। किसकी बात आती है? फकीर विद्रोह की। और ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? नागरिक विद्रोह में आते हैं। तो 1776 और 77 में ये विद्रोह देखने को मिला था, फकीर विद्रोह। यहाँ पे यदि हम बात करें तो यह घुमक्कड़ मुसलमान जो धार्मिक फकीरों का एक गुट था उनके द्वारा किया गया था। और इनके नेता थे मजनू शाह। इनके नेता कौन थे? मजनू शाह के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर चिराग अली, ये भी नाम याद रखना है, चिराग अली नामक एक व्यक्ति थे जिनके द्वारा आप कह सकते हैं कि इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। और भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन को सहायता प्रदान की। तो फकीर विद्रोह में दो नाम सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो आपको देखने को मिलता है वो है पागलपंथी। क्या है? अगला जो विद्रोह है वो है पागलपंथी विद्रोह, ठीक। पागलपंथी विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ हुआ था? सबसे पहली बात 1813 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। 1813 में पागलपंथी संप्रदाय के एक नेता थे जिनका नाम था करम शाह। क्या नाम था? करम शाह। और एक और नेता थे उसके बाद आप देखते हैं टीपू ने, पहले करम शाह फिर टीपू ने जो है जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में जो है वो विद्रोह किया। तो सिर्फ इतना याद रखना है, पागलपंथी विद्रोह के नेता थे करम शाह, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। कब हुआ था? 1813 में। इसके बाद अगला जो विद्रोह है वो है कूका आंदोलन। क्या नाम है इसका? कूका आंदोलन। ये छूट गया था, इसको बता देता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कूका आंदोलन, ठीक है।
कूका आंदोलन बहुत बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना रहती है। कब हुआ? 1860 से 70 के बीच में ये हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व किसने प्रदान किया? तो इसका नेतृत्व प्रदान किया सेन साहब। ठीक है, सेन साहब ने। और एक व्यक्ति और प्रमुख थे जिनका नाम था भगत जवाहर मल। क्या नाम था? भगत जवाहर मल। तो भगत जवाहर मल और सेन साहब ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, अब इसमें देखने को मिलता है कि कूका आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था वो विशेष रूप से सामाजिक सुधारों में जाति और अंतरजातीय विवाह, जाति और अंतरजातीय विवाह पर जो प्रतिबंध लगा था उसको समाप्त करना था और मांस और नशीली वस्तुएं जो थी उनका परित्याग करना इस विद्रोह का उद्देश्य था। तो आपने कूका आंदोलन को देख लिया, भगत जवाहर मल के बारे में देख लिया। आगे बात आती है भील विद्रोह। अगला जो विद्रोह देखने को मिलता है वो है भील विद्रोह। ठीक है, भील विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो भील विद्रोह 1818 से 45 से 48 के मध्य हुआ। 1818 से 48 जोड़ लीजिए। और इसमें आपको बता दें कि भीलों ने महाराष्ट्र और राजस्थान में विद्रोह किया था। कहाँ किया था? महाराष्ट्र और राजस्थान, महाराष्ट्र और राजस्थान में विद्रोह किया था। 1822 ईस्वी की जब हम बात करते हैं तो हिरिया ने, एक नाम आता है हिरिया, हिरिया ने भीलों का नेतृत्व किया था। 1825 की जब हम बात करते हैं तो सेवरम, ठीक है, सेवरम ने नेतृत्व में आप कह सकते भीलों ने विद्रोह किया। और 1857 की जब हम बात करते हैं तो 1857 में भागोजी और काजल सिंह, किसने? भागोजी और काजल सिंह, इन दोनों ने विद्रोह किया। भागोजी और काजल सिंह ने विद्रोह किया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्मरण भील किसको करते हैं? तो याद रखिए इनका नाम है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, इनका भी नाम आपको याद रखने की जरूरत है। तो इन विद्रोह में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो नेतृत्वकर्ता पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना। तो हिरिया हो गए, भागोजी, काजल सिंह और मोतीलाल तेजावत का नाम याद रखना है। ठीक है, भील विद्रोह के बाद अगला आता है गडकरी विद्रोह। ठीक है, कौन सा आता है? गडकरी, गडकरी विद्रोह, गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह की जब हम बात करते हैं, गडकरी विद्रोह की जब हम बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से याद रखना है कि गडकरी विद्रोह मराठों के किलों में, याद रखिएगा, मराठों के किलों में जो वंशानुगत कर्मचारी होते थे उनके द्वारा बढ़े हुए भू राजस्व की वसूली के विरुद्ध ये विद्रोह किया गया था। इसका प्रमुख केंद्र जो था वो महाराष्ट्र था। कौन था? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के साथ साथ कोल्हापुर, कोल्हापुर भी इसका प्रमुख केंद्र हुआ करता। ठीक है, तो गडकरी विद्रोह आपने देख लिया। कब की बात है गडकरी विद्रोह? तो याद रखना है 1884 की बात है। गडकरी विद्रोह के बाद अगला जो प्रमुख विद्रोह आता है वो है संथाल विद्रोह। ठीक है, बहुत प्रमुख विद्रोह है। संथाल विद्रोह की बात करते हैं तो याद रखना है 1855 से 56 के मध्य ये विद्रोह हुआ था। और आदिवासियों के विद्रोह में संथालों का विद्रोह सबसे प्रभावी था। आप जानते हैं दामन ए कोह, दामन ए कोह, दामन ए कोह के नाम से ज्ञात जो क्षेत्र है जिसको बोलते हैं भागलपुर व राजमहल तक ये विस्तारित है। भागलपुर से राजमहल तक ये विस्तारित है। इस क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ था और आप कह सकते हैं कि संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन और जमींदारों एवं साहूकारियों के वसूलियों के विरुद्ध में ये विद्रोह किया था। जो विद्रोही आदिवासी थे उनके दो प्रमुख नेता थे, एक का नाम था सिद्धू और दूसरे का नाम था कान्हू। तो सिद्धू और कान्हू ये दो प्रमुख नेता थे जो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं और अगला फैक्ट देखते हैं, अगला जो विद्रोह है वो देखते हैं। अगला विद्रोह आता है कोल। क्या है? कोल विद्रोह है। कोल विद्रोह की जब बात करते हैं तो यहाँ पे याद रखना है कि विद्रोह 1831 से 32 के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1831 से 32 के मध्य हुआ था। कहाँ पर? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा ओरांव
हो, महाली आदि जो जनजातियां निवास करती थी इनके द्वारा किया गया था। इन्हें मैदानी लोग क्या कहते थे? कोल कहकर पुकारते थे। तो छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुंडा, ओरांव, हो और महाली आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन्हें मैदानी लोग कोल कहते हैं। इस विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो था कि 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने चावल की नशीली शराब के उत्पादन पर एक शुल्क लगा दिया था। चावल के शराब के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क लगा दिया था। और जो उत्पादन शुल्क लगा दिया था, क्योंकि ये आदिवासी इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करते थे, बेचते नहीं थे। ये जो शराब बनाते थे इसका खुद ही उपभोग करते थे, और जब इस पर उत्पादन शुल्क लगा दिया गया तो इन्होंने इसका विद्रोह किया। और याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे इनके जिनका नाम था बुद्धो भगत। तो बुद्धो भगत के नेतृत्व में इन्होंने भीषण संघर्ष किया, और इसमें हजारों की संख्या में जो कोल आप कह सकते हो आदिवासी थे वो मारे गए। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि बुद्धो भगत की भी मौत हुई। फिर बाद में गंगा नारायण ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। किसने प्रदान किया? गंगा नारायण। तो दो लोगों का नाम आता है, पहला बुद्धो भगत और दूसरा गंगा नारायण, जिन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इसके बाद बात आती है खांसी विद्रोह की। ठीक है, खांसी विद्रोह, खांसी विद्रोह की बात आती है। खांसी विद्रोह में जब आप बात करते हो तो आप जानते हो 1828 की बात होती है, और 1828 से 1833 की बात आती है। खांसी विद्रोह 1828 से 1833 के बीच। और बंगाल के पूर्व में जयंतिया और गारो खांसी जो पहाड़ियाँ हैं, गारो खांसी जयंतिया पहाड़ियाँ आपने पढ़ा होगा। तो जयंतिया और जो गारो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं के बीच में ये लोग निवास करते थे, खांसी लोग निवास करते थे। और ये जो खांसी लोग थे इनके कह सकते हो कि यहाँ खांसियों के अलग अलग शक्ति संपन्न राज थे। 1824 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के क्षेत्र पर क्या हुआ? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और इससे क्या हुआ? सिलहट, जो जिसे सिलहट आप जानते हैं प्रमुख शहर है, तो सिलहट से जोड़ने के लिए एक सड़क बनाए जाने की योजना बनाई गई थी, जिसका कि नेतृत्व विशेष रूप से तीरथ सिंह के नेतृत्व में, तीरथ सिंह के अतिरिक्त जो है बार मानिक, तीरथ सिंह हो गए, बार मानिक हो गए और मुकुंद सिंह, इन लोगों ने इसका विरोध किया। तो याद रखना है, खांसी विद्रोह से जुड़े व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो हम तीरथ सिंह की बात करेंगे, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। अगला बात जो करना है, अगला विद्रोह वह है खोंड और सवार विद्रोह। किसकी बात करनी है? खोंड व सवार विद्रोह की। खोंड और सवार विद्रोह की हम बात करेंगे। खोंड और सवार विद्रोह की बात करें तो ये विशेष रूप से उड़ीसा से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है। उड़ीसा के निकटवर्ती प्रदेश जिसका नाम है खौडमाल। क्या नाम है? खौंडमाल। ठीक है, के क्षेत्र में आदिवासी जो होते हैं उनको खोंड कहा जाता है, तथा पार्लिया खेमदी के आदिवासी सवार कहे जाते हैं। तो खोंड और सवार ये उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी थे जो बाहर से आके यहाँ पे बस गए, लेकिन इनमें असंतोष व्याप्त था। विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो अंग्रेज प्रशासकों द्वारा खोंड में प्रचलित जो नर बलि प्रथा थी, इनमें नर बलि प्रथा थी, तो जो नर बलि प्रथा थी उसका इन्होंने विरोध किया, उसका इन्होंने प्रतिबंध लगाया, जिसके कारण ये विद्रोह देखने को मिलता है। और ये जो नर बलि दी जाती थी ये मौर्या को समर्पित थी। किसको समर्पित थी? मौर्या को समर्पित ये नर बलि थी। ये लोग मौर्या के जरिए भगवान को खुश करते थे ताकि हल्दी और अन्य फसलों की पैदावार अच्छी हो सके, और इसके लिए ये नर बलि देते थे। तो नर बलि प्रथा पर जब अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगाया, उसी के बाद ये खोंड और सवार जो आदिवासी थे उन्होंने इसका विद्रोह किया, इसको लेकर के विद्रोह किया। ठीक है, तो ये एक विद्रोह ये हो गया। अगला जो विद्रोह हम देखेंगे वो हम देखेंगे वहाबी आंदोलन। क्या हम देखने जा रहे हैं? हम देखने जा रहे हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन, वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले 1820 से 1870 के बीच ये आंदोलन हुआ था। 1820 से 1870 के बीच ये आंदोलन हुआ था, याद रखना है। इसके प्रवर्तक कौन थे? इसके प्रवर्तक थे अब्दुल वहाब। कौन थे? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब इसके प्रवर्तक थे, ये आपको पता होना चाहिए।
और ये वहाबी सैयद अहमद द्वारा स्थापित मुसलमानों के एक संप्रदाय के क्या थे, अनुयायी थे। भारत में इसके प्रवर्तक कौन थे, भारत में इसके प्रवर्तक थे सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रवर्तक थे, ये आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एकेश्वरवाद और जिहाद पर बल दिया था। किस पे, एकेश्वरवाद और जिहाद पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, जिसे हिजरत के महत्व पर आप कह सकते हैं, हिजरत इसी को बोलते हैं, हिजरत के महत्व पर इन्होंने बल दिया था। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद अगला आपको याद रखना है, तो क्योंकि आप जानते हैं कि वहाबियों ने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने और धर्म युद्ध में शामिल होने के लिए जनता का आह्वान किया था, और वहाबियों की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां जो हैं वो 1830 से लेकर के 1857 के विरोध तक लगातार जारी थी। तो वहाबी आंदोलन आपको याद रखने की जरूरत है कि इसके प्रवर्तक कौन थे और इससे कौन जुड़ा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो भारत में प्रवर्तक की बात किया जाए तो सैयद अहमद बरेलवी, और वैसे यदि हम वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक की बात करते हैं तो अब्दुल वहाब का नाम याद रखने की जरूरत है। अगला आता है मुंडा विद्रोह। क्या आता है, मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करें, इसी को बोलते हैं उल गुलान विद्रोह। क्या बोलते हैं, उल गुलान विद्रोह बोलते हैं। और ये कब हुआ, 1899 से 1900 के बीच ये हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। अब आदिवासी जो विद्रोह हुए उसमें सबसे प्रमुख आप जानते हैं जो विद्रोह रहा वो रहा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ विद्रोह। और बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जो विद्रोह आरंभ हुआ था उसी को बोलते थे मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कहाँ पे, झारखंड की राजधानी रांची के उलीहातू गांव में। कहाँ पे, उलीहातू गांव है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इन्हें मिशनरियों से कम शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे, परंतु बाद में इन्होंने अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया था। मुंडा की जब बात करते हैं, बिरसा मुंडा की जब बात करते हैं तो इन्होंने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। एक मान्यता के अनुसार 1895 ईस्वी में बिरसा को परमेश्वर के दर्शन हुए और उन्होंने पैगंबर होने का दावा किया। ठीक है, तो जो मुंडा जनजाति है उसमें इनको देवता के रूप में पूजा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इस विद्रोह में यदि हम बात करें, मुंडा विद्रोह में यदि हम बात करें तो 1900 के आसपास आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे महिलाओं ने भी भाग लिया, स्त्रियों ने भी इसमें भाग लिया। ठीक है, और पुलिस को अपना निशाना बनाया। तो इतना जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो ये विभिन्न जो विद्रोह थे उसको आपने देख लिया। अब इसके बाद एक और विद्रोह हम देखते हैं जिसको बोलते हैं बेल्लौर विद्रोह। क्या बोलते हैं, बेल्लौर विद्रोह। बेल्लौर विद्रोह की बात करते हैं तो बेल्लौर विद्रोह किससे संबंधित है, ये 1806 ईस्वी से संबंधित है। किससे संबंधित है, 1806 ईस्वी से संबंधित है। इसमें क्या था, कंपनी की फौज के सिपाहियों ने विद्रोह किया था। इसमें सबसे प्रमुख 1806 का बेल्लौर विद्रोह था, ये आपको पता होना चाहिए। इस विद्रोह में 350 सिपाही जो है वो मारे गए थे, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है 177 सैनिक भी इसमें शहीद हुए थे। तो दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए कि 350 सिपाही मारे गए थे और 177 अंग्रेज सैनिक इसमें शहीद हुए थे। अगला जो हम पढ़ेंगे वो है 1857 का विद्रोह। लेकिन 1857 का विद्रोह बड़ा विद्रोह है, इसको विभिन्न संदर्भों में देखना है। तो कल की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम इसको जोड़ेंगे। 1857 के विद्रोह को हम कल के सेशन में समाप्त करेंगे। ठीक है, बाकी जो प्रमुख विद्रोह थे उनको हमने यहाँ पे देख लिया है। अब यहाँ पे हम प्रारंभ करते हैं जीके के सेशन के बारे में। और थंबनेल से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संदर्भ में जानकारी करने वाले हैं, भारत की प्रमुख बंदरगाहों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात, पोर्ट होता क्या है। पोर्ट होता क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे, भारत के बंदरगाह। ठीक है, भारत के बंदरगाह के बारे में पढ़ेंगे। अब पोर्ट होता क्या है, पोर्ट होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। पोर्ट की बात करें तो पोर्ट कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग, पोर्ट कार्गो के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला स्थान है।
और इससे एक देश से दूसरे देश को माल आयात व निर्यात किया जाता है। क्या किया जाता है? एक देश से दूसरे देश को माल आयात और निर्यात किया जाता है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखने की ज़रूरत है आपको, जब हम आयात निर्यात की बात करते हैं तो यहाँ पे यह भी याद रखना है कि डॉक्स, एक बात आता है डॉक्स। डॉक्स क्या होते हैं? डॉक्स वह स्थान होते हैं जहाँ जहाज़ों की मरम्मत, ठीक है, या जहाँ नए जहाज़ों का निर्माण या डिजाइन किया जाता है। तो डॉक्स क्या होते हैं? मरम्मत, निर्माण और डिजाइन से संबंधित स्थान होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम जब भारत की बात करते हैं तो भारत का रफली मैप कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। भारत का जब मैप आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है भारत की जो तट रेखा, भारत की ये जो तट रेखा है ये लगभग 7517 किलोमीटर है। कितना है? 7517 किलोमीटर है। और भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है। जैसे यहाँ पे दक्षिण में क्या देखने को मिलता है? हिंद महासागर देखने को मिलता है, ठीक है। पूरब में क्या देखने को मिलता है? बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी देखने को मिलती है। और पश्चिम में आपको क्या देखने को मिलता है? अरब सागर देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि भारत जो है वो तीनों तरफ से क्या है? भारत तीनों तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है। भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसकी जो तट रेखा है उसकी कुल लंबाई है 7517 किलोमीटर। अब इसमें यदि हम बात करें तो आप जानते हैं पानी बहुत सस्ते परिवहन के लिए आप कह सकते हैं और बहुत उपयोगी है, ठीक है। तो इसीलिए जो ज़्यादा हमारा माल का जो निर्यात होता है किसी भी देश का, वो सबसे ज़्यादा कार्गो का जो निर्यात होता है वो समुद्र मार्ग से ही होता है। और इसीलिए जो बंदरगाह होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। सबसे पहले हम देखने वाले हैं भारत में पोर्ट में लोथल बंदरगाह के बारे में। एक एक करके सभी बंदरगाह को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह की जब हम बात करते हैं, आप जानते हैं ये सबसे पुराना बंदरगाह है। सबसे पहले भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, ये आपको पता होना चाहिए। लोथल जो है ये जो स्थल है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। ये स्थल किससे है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। और बंदरगाह शहर है। आज के गुजरात राज्य में ये स्थित है। आज के गुजरात राज्य में स्थित है। लगभग 4500 साल पहले यह अस्तित्व में था। लगभग 4500 साल पहले यह अस्तित्व में था। लोथल के बंदरगाह शहर के जो अवशेष हैं उनकी खोज 1954 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसकी खोज की थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगला दूसरा पोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो है मुजरिस पोर्ट। क्या नाम है? मुजरिस पोर्ट। मुजरिस पोर्ट। और मुजरिस पोर्ट क्यों पढ़ना है आइए देखते हैं। मुजरिस पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आज का जो भारतीय राज्य केरल है, आज का जो भारतीय राज्य केरल है, केरल में स्थित प्राचीन बंदरगाह शहर है। लगभग 2000 साल पहले ये विश्व के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में था जिसका नाम था मुजरिस पोर्ट, ठीक है। अगला है पूमपहर। पूमपुहर बंदरगाह। पूमपुहर बंदरगाह। पूमपुहर बंदरगाह की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा पूमपुहर बंदरगाह जिसे पुहार के नाम से भी जाना जाता है, ये चोल साम्राज्य का, याद रखिएगा, चोल साम्राज्य का बंदरगाह हुआ करता था। चोल साम्राज्य का ये प्रमुख बंदरगाह शहर माना जाता था। वर्तमान में ये तमिलनाडु राज्य के नागपट्टनम जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-3 प्रमुख पोर्ट हमने देख लिए। अब जब भारत के बंदरगाहों के नियामक परिदृश्य की बात करते हैं कि भैया नियामक कौन है, भारतीय बंदरगाहों का नियामक कौन है, तो प्रमुख बंदरगाह जो हैं वो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और
इसमें आपको बताना है, जैसे आप जब बंदरगाहों की बात करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी होती है। जैसे लघु बंदरगाह होते हैं। कौन से होते हैं? लघु बंदरगाह होते हैं। लघु बंदरगाह की बात जब हम करते हैं तो गैर प्रमुख बंदरगाह संबंधित राज्य सरकारों के समुद्री बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ये आते हैं। अब जो मेजर पोर्ट हैं उनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कोलकाता पोर्ट के बारे में। देखो अभी तक तीनों यदि नहीं याद है कोई बात नहीं, ऐतिहासिक संदर्भों के में उसको आप देख लेंगे, लेकिन अब एक एक करके हम देखने वाले हैं। जैसे कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कोलकाता पोर्ट को 2020 में 150 साल पूरे हो गए। मतलब ये जो बंदरगाह है 150 साल पुराना बंदरगाह है और इसका नाम भारतीय प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है। इसका नाम क्या है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ये आपको याद रखना है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और ये कहाँ पे है? यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर? हुगली नदी के तट पर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके इलाके में जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्व के राज्य शामिल हैं। मतलब इन राज्यों का जो समुद्री यातायात है वो इसी माध्यम से होता है। कोलकाता बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशियाई देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आने वाले माल को संभालता है और नेपाल और भूटान को भी सेवाएं प्रदान करता है। इन दो देशों को भी ये बंदरगाह सेवाएं प्रदान करता है। कोलकाता देश का सबसे प्रमुख बंदरगाह है, लेकिन वर्तमान कोलकाता बंदरगाह का यदि हम बात करें केंद्र बहुत पहले से रहा है। कोलकाता जो बंदरगाह बहुत पहले से केंद्र रहा है। मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा पूर्वी भारत में ब्रिटिश निपटान के लिए व्यापारिक अधिकारों के अनुदान के साथ इसको शुरू किया गया था। और आपको बता दें कोलकाता बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कौन सा बंदरगाह है, तो आप बताएंगे कोलकाता पोर्ट जो है वो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगला जो पोर्ट है वो है हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होगा हल्दिया जो पोर्ट है ये हुगली नदी और हल्दी नदी, दो नदियां हैं। एक का नाम है हल्दी नदी, ठीक है, एक का नाम है हुगली नदी। हल्दी नदी और हुगली नदी, तो ये जो पोर्ट है ये हल्दी नदी और हुगली नदी के मिलन स्थल पर बनाया गया है और यह कोलकाता से 105 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। 105 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित है। इसका निर्माण क्यों किया गया? जिससे कि कोलकाता बंदरगाह पर भीड़ को कम किया जा सके, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह पर वर्णन ज़्यादा ना हो उसको लेकर के इसको निर्मित किया गया। और यह भारतीय तट रक्षक बल का भी एक प्रमुख केंद्र है। इसका भी संचालन कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट करता है। कौन करता है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट इसका संचालन करता है, ठीक है। अब अगला हम पहुंच गए पारादीप पोर्ट, ठीक है। पारादीप पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सबसे पहले ये किस राज्य में है? पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में। ये उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख बंदरगाह है। महानदी के डेल्टा में ये स्थित है। कहाँ पे है? महानदी डेल्टा में यह स्थित है। महानदी डेल्टा में स्थित है और 100 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? कटक से यह 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसमें बहुत गहरे पानी हैं जो विशेष रूप से बड़े बड़े जहाज़ों को संभालने के लिए अनुकूल हैं। मुख्य रूप से यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि जो हम लौह अयस्क का निर्यात करते हैं, जो हम कोयले का निर्यात करते हैं, ठीक है, या जो हम कच्चे तेल या जो आप कह सकते हो कि तेल को जो अपग्रेड करके हम बेचते हैं उसका निर्यात यहीं से होता है। भारत सरकार ने 1966 को पारादीप पोर्ट को भारत का 8वां मेजर पोर्ट घोषित किया था, ठीक है। तो ये प्रमुख रूप से इसका नाम याद रखिएगा। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है? ओडिशा में है। पारादीप पोर्ट के बाद अगला आता है आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। क्या आता है? विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट की बात आती है। विशाखापट्टनम पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको बता दें ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
क्या है ये? भारत का सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है ये, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत, क्या क्या? जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत का काम भी यहाँ पे होता है। तो जहाज निर्माण और जहाज मरम्मत उद्योग जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कांडला पोर्ट। अगला कौन सा आता है? कांडला पोर्ट। ठीक, कांडला पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो कांडला पोर्ट, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। पहली बात, किसके नाम पर? दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह पोर्ट है। ज्वारीय बंदरगाह पोर्ट है, जिसमें बंदरगाह के भीतर जलस्तर समुद्र के ज्वार के साथ बदल जाता है। मतलब जब ज्वार आता है तो यहाँ पर आसानी से जो जहाज हैं, क्योंकि जलस्तर बढ़ जाता है तो आसानी से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। कहाँ पे है ये कच्छ में है। कच्छ की जो खाड़ी है उसमें प्रमुख स्थान पे ये विद्यमान है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पोर्ट जो भारत का आता है वो है मुंबई पोर्ट। कौन सा है? मुंबई पोर्ट। ठीक है, मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात आती है। मुंबई पोर्ट की बात करें तो यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, साथ ही साथ प्राकृतिक बंदरगाह है। और यह भारत के 1/5वें विदेशी व्यापार को संभालता है। 1/5वें विदेशी व्यापार को ये संभालता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें यह बंदरगाह 20 किलोमीटर लंबा, ठीक है, 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा, ठीक, और इसमें देश का सबसे बड़ा जो तेल टर्मिनल है वो आपको देखने को मिलता है। देश का सबसे बड़ा जो तेल टर्मिनल है वो आपको मुंबई पोर्ट में देखने को मिलता है। अगला पोर्ट है, याद रखिएगा, इसका नाम है नेहवा सेवा पोर्ट। नेहवा सेवा पोर्ट। और नेहवा सेवा पोर्ट की जब बात करें, इसी को बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसको कहते हैं। ठीक है, इस बंदरगाह को 1989 में खोला गया था। कब? 1989 में इसको खोला गया था। और पहले इसका नाम हुआ करता था नेहवा सेवा पोर्ट। ठीक है, अब इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यह नया बंदरगाह मुंबई से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर एलिफेंटा गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। तो एलिफेंटा गुफाओं के पास ये बंदरगाह आपको देखने को मिलता है, मुंबई में ही है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि जो मुंबई पोर्ट है उस पर दबाव को कम किया जाए। ठीक है, अगला आता है आपका मोरमुगाओ पोर्ट। क्या आता है? मारमुगाओ पोर्ट। मोरमुगाओ पोर्ट या मारमुगाओ पोर्ट बोलते हैं, मारमुगाओ पोर्ट। ठीक है, ये बोला जाता है। आपको बता दें कि ये कहाँ पे है। सबसे पहले ये गोवा में है। ये पोर्ट कहाँ पे है? ये गोवा में है और जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर स्थित है। कहाँ पे है? जुआरी मुहाना के प्रवेश द्वार पर ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे है ये है गोवा में। सिर्फ आपको इतनी याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट। न्यू मंगलोर पोर्ट की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, न्यू मंगलोर पोर्ट जो है ये गुरुपरा नदी के उत्तर में, न्यू मंगलोर, ऐसे देखो, न्यू मंगलोर पोर्ट।
न्यू मंगलोर पोर्ट है कहाँ पे? तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। किस नदी से संबंधित है? तो याद रखिएगा गुरुपुरा, गुरुपुरा नदी, गुरुपुरा नदी से ये संबंधित है। ये आपको याद रखने की जरूरत है, गुरुपुरा नदी से ये संबंधित है। और यह लौह अयस्क और लौह केंद्रित के जो लौह से जुड़ी हुई जो हमारे कच्चे सामान हैं उनके निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। विशेष रूप से जो कुद्रेमुख खदान है वहाँ से जो लौह अयस्क निकलता है वो इसी की मदद से आप कह सकते हो कि निर्यात किया जाता है। अगला आता है कोच्चि पोर्ट। ठीक है, अगला आपका आता है कोच्चि पोर्ट। ठीक, कोच्चि पोर्ट की जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं एक झील है केरल में जिसका नाम है वेम्बनाड। अष्टामुर्दी और वेम्बनाड सुना होगा। तो जो वेम्बनाड झील है इसके एक सिरे पर ये स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। कोच्चि का लोकप्रिय रूप से आप जानते हैं इसे अरब के रानी के नाम से जाना जाता है। इस पोर्ट को अरब के रानी के नाम से जाना जाता है और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बात आती है चेन्नई पोर्ट की, चेन्नई बंदरगाह। ठीक, अगला कौन सा आ गया? अगला आ गया चेन्नई पोर्ट। नाम से ही स्पष्ट है कहाँ पे है चेन्नई पोर्ट, चेन्नई में है, मतलब तमिलनाडु राज्य में है ये। ठीक, 1859 में यह एक कृत्रिम बंदरगाह था, ये आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद एक और बंदरगाह तमिलनाडु में देखने को मिलता है जिसका नाम है एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह को कामराजार बंदरगाह भी कहते हैं, कामराजार बंदरगाह। तो एन्नौर बंदरगाह बोला जाए या कामराजार बंदरगाह बोला जाए, बात एक ही है। तो तमिलनाडु में है, ये नया बंदरगाह बनाया गया है, 25 किलोमीटर दूर है चेन्नई बंदरगाह से और ये भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह है, 12वां प्रमुख बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। अगला आ गया तूतीकोरिन पोर्ट। ठीक है, तूतीकोरिन, ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े से बचे हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगला आपका आ गया तूतीकोरिन पोर्ट। तूतीकोरिन पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट आपका आ गया। तूतीकोरिन पोर्ट आप जानते हैं कि जब हम इसकी बात करते हैं तो तूतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है। विशेष रूप से श्रीलंका से जो हमारा व्यापार होता है वो इसी पोर्ट की मदद से होता है और यह कृत्रिम गहरा समुद्री बंदरगाह है। तो तूतीकोरिन भी कहाँ हो गया? तमिलनाडु में हो गया। ये भारत का आप कह सकते हैं कि एक प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद अगला और 13वां पोर्ट, ये महत्वपूर्ण है। 13वां पोर्ट जो है ये है बधावन में। बधावन में इसको बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। बधावन कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये तो कहाँ है? बधावन कहाँ है? महाराष्ट्र में। और इस नए बंदरगाह की स्थापना को सैद्धांतिक जो मंजूरी थी वो मिल गई है और इसको भू स्वामित्व मॉडल पर विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो यह आपको याद रखने की जरूरत है। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट शीर्ष भागीदार, आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है इक्विटी में 50% उसकी इक्विटी है। तो सिर्फ इतना याद रखो कि भारत का 13वां बंदरगाह जो है वो है बधावन पोर्ट और बधावन कहाँ है? महाराष्ट्र में। मतलब 13 आपके प्रमुख बंदरगाह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक, तो मेजर जो पोर्ट थे, मेजर पोर्ट के बारे में आपने देखा। जैसे अब यदि माइनर पोर्ट की हम बात करें, प्रमुख बंदरगाहों में जैसे विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको मैंने बताया मुद्रा पोर्ट हो गया, कांडला हो गया। तो ये कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो बंदरगाहों का चैप्टर था 13 प्रमुख बंदरगाह आपके हैं, ये 13 प्रमुख आपको याद होने चाहिए। बाकी के कई सारे माइनर पोर्ट हैं वो याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि कुछ समसामयिकी में रहेगा तो मैं आपको अलग से बता दूंगा, लेकिन ये 13 जो पोर्ट अभी हमने आपको बताए, ये 13 के 13 पोर्ट आपके रटे होने चाहिए। कौन कौन से 13 पोर्ट बताए? चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी 13 के 13 बंदरगाहों को। चलिए 13 पोर्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो पोर्ट आपको बताया गया हल्दिया, हल्दिया पोर्ट बताया गया। हल्दिया पोर्ट के बाद पारादीप हो गया। ठीक है, पारादीप उड़ीसा में हो गया। इसके बाद विशाखापट्टनम हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। विशाखापट्टनम के बाद फिर एन्नौर हो गया या कामराजार। ठीक है, इसके बाद आपका अगला हो गया चेन्नई पोर्ट।
ठीक, चेन्नई पोर्ट के बाद अगला आपका हो गया तूतीकोरिन। तूतीकोरिन के बाद अगला आपका हो गया कांडला, या कांडला को बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट। ठीक है, इसके बाद अगला आपका हो गया बधावन। बधावन पोर्ट आपने देखा। बधावन के बाद मुंबई, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, मुंबई के बाद अगला आपका है जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट, जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट। और इसके बाद आपने देखा कि गोवा में है मोरमुगांव पोर्ट। ठीक है, इसके बाद मंगलौर हो गया। ठीक है, कोच्चि हो गया, तूतीकोरिन हो गया, और फिर लास्ट में कोलकाता पोर्ट। तो इतने बंदरगाह आपने देखे जो आपको याद रखने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त कई सारे अन्य भी हैं, जैसे काकीनाडा पोर्ट, मछलीपट्टनम पोर्ट, ठीक है, अलापुझा पोर्ट, ये माइनर पोर्ट हैं। भरूच पोर्ट हो गया, सूरत पोर्ट हो गया, पोरबंदर हो गया, वेरावल हो गया, ये सब माइनर पोर्ट हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जो 13 मेजर पोर्ट हैं ये आपके तैयार होने चाहिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा, पहला सेशन है। ठीक है, इस तरह से। और अभी हम यहाँ पे लास्ट जो सेशन हमारा बचा हुआ है इसमें हम बात करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि आज हम बात करेंगे लाभ और हानि की। तो प्रश्न आज नहीं देखेंगे, सिर्फ कुछ फार्मूले देख लेते हैं। प्रश्नों की चर्चा हम कल करेंगे। और हमने आपको बताया है कि समग्रता से 4 चीज़ें हम इसमें देखेंगे और चौथे पर हम आ गए हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है। आपको पता होना चाहिए विक्रय मूल्य क्या है। आपको पता होना चाहिए अंकित मूल्य क्या है। ठीक है, अब यदि क्रय मूल्य की बात करें तो मतलब जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती हो। विक्रय मूल्य का मतलब जिस पर कोई वस्तु बेची जाती हो। अंकित मूल्य का मतलब कोई भी वस्तु है उसकी पैकेट है, तो वस्तुओं या पैकेट पर जो प्रिंटेड मूल्य होता है, जो अंकित मूल्य होता है, उसे आप कह सकते हैं अंकित मूल्य कहते हैं। और पैकेटों पर अंकित उसके अधिकतम विक्रय मूल्य को ही अंकित मूल्य कहते हैं। मतलब अंकित मूल्य से ज़्यादा उस वस्तु को उससे ज़्यादा दाम नहीं लिया जा सकता। अब जैसे हम बात करें प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ कैसे निकालोगे, तो ये होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब यदि हम बात करें प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा हानि, 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 हानि के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कैसे होता है, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है और प्रतिशत हानि बराबर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ें आपकी कंफर्म हुई हैं और कल इसी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज का जो सेशन है उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कैसा लगा है जरूर बताइए।